एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे और हम बात करेंगे किसान और सरकार के बीच वार्ता फिर विफल हुई है। 8 दौर की वार्ता, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। 7वें दौर की वार्ता में यह जरूर हुआ कि बिजली बिल और एक और मांग पर सहमति बनी है, लेकिन अब किसान इस बात को लेकर के टिके हुए हैं कि तीनों कानून आप वापस लीजिए। सरकार का यह कहना है कि 8 तारीख को एमएसपी का एजेंडा सरकार बनाएगी, जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वार्ता को ये कह सकते हैं कि विफल रही है। तो चले, हमारा पैनल एक बार फिर हमारे साथ में तैयार है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसान कहते हैं कि कानून वापस लीजिए, सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होगा, तो रास्ता कैसे निकलेगा? इतने दिन से बैठे हुए हैं किसान, और मेरा जो मानना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इस तरह से इतना लंबा आंदोलन किसानों का या फिर आम जन का, शायद इतना लंबा आंदोलन यही होगा जो दिल्ली घेर के बैठे हुए हैं। तो बात तो सही है, आंदोलन बहुत बड़ा है और इशू भी काफी क्रिटिकल है, क्योंकि बात फार्मर्स के साथ है और जो है हमारे देश के अन्नदाता हैं और उनके साथ है, तो मुद्दा बड़ा है। लेकिन हाँ, ये दोनों को एक ब्रेकिंग द आइस के लिए चाहिए। एमएसपी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन लोगों को, अगर वो लिखित में देने की बात कर रहे हैं तो कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो किसानों के मन में संशय है वो ये है कि अगर आंधी ओले बौछार होती है, जिस तरह से इन लोगों को नुकसान होता है, वो बोलते हैं हम लोगों को एमएसपी गारंटीड चाहिए। वो उनके मन में एक भय बैठ गया है। अब उस भय को कैसे भगाना है, ये चीज सरकारों पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज जो है प्राइवेटाइजेशन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, उससे भी ये किसान काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके पास में कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो होती है इनके पास अपना खुद का जमीन होती है, जो इनके लिए यानी हर चीज, जमीन का वो पीस जो होता है उनको जान से प्यारा होता है। तो वो उनके मन में इसके लिए भी डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं से कोई प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और हमारी जमीन छीन के ले जाएंगे। तो सरकार हालांकि उनको जो भी है दे रही है, समझा रही है, लेकिन किसानों को ये वाली बात समझ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है काफी गंभीरता से, यानी किस तरह से किसानों को ये बात समझानी है, अगर लिखित में कुछ दे सकते हैं तो दे, क्योंकि बहुत सारे किसानों से मेरी भी वार्ता हुई है और उनका ये कहना है कि मैडम हमारे यहाँ 15 लोग खेती करते हैं। आप सोचो कोई एक परिवार आ जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, वो हमारे यहाँ सारे की सारी फार्मिंग करेगी, हम 15 लोग क्या करेंगे? बोले धीरे धीरे जमीन हमारे हाथ से खिसक के चली जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के मन में सकता है कि जो एक डायलॉग होना चाहिए, कोई भ्रम पैदा होता है तो उसे दूर करने में सरकार भी कामयाब नहीं हुई है। तीनों कानून का एक अलग विषय है, लेकिन जो किसानों के एक डर बैठा हुआ है, जिसे हम देख करके चल रहे हैं, तो सरकार का ऐसा डायलॉग नहीं हो पाया, कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर पाए। चौपाल, और ये 700 चौपाल बीजेपी ने की हैं, प्रधानमंत्री मन की बात से लेकर के तमाम संबोधन हुए हैं उनके, लेकिन किसानों को ब्रीफ अभी बीजेपी भी नहीं कर पाई, ना सरकार कर पा रही है कि हाँ आपके हित में है ये कानून। क्योंकि लगातार सरकार ये तो कह रही है कि हित में है, लेकिन इन जो लोग आंदोलन की राह पर हैं उनको अभी तक समझा नहीं पाए कि हाँ हितकारी क्यों है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इतनी सब कोशिशों के बाद भी किसानों के मन में जो एक ट्रस्ट आना चाहिए, जो विश्वास आना चाहिए इन बिल्स को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। और उनका सिंपल ये कहना है, हाँ सॉरी जी, कि अगर हम लोग कह रही हैं आप, कुछ कह रहे हैं? यही कि अगर हम लोग अपनी फसल को लेकर बॉम्बे चले जाते हैं, हमने बॉम्बे में बेच दी, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, तो ये कहते हैं कि आप एसडीएम के कोर्ट में जाओगे। अगर आप एसडीएम, बोले अगर एसडीएम के पास तो ऑलरेडी इतने के प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो बोले कौन सॉल्व करेगा हमारी वो चीज? तो ये ना बहुत सारे छोटे छोटे डर हैं उन लोगों के मन में। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से वो डरों को साइडलाइन करे, जिससे कि किसान भी अपने घर वापस लौटे। जिस तरह से देख रहे हैं बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो खड़ी फसल है, किस तरह से वो उस चीज को वापस अपनी मेहनत से आगे की जो भी है उनको प्रिकॉशंस लेने करें। अर्चना जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार मैं एक बार अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, कांग्रेस भी अब मोर्चा खोल के खड़ी है, और राजस्थान हो चाहे दूसरे प्रदेश हो या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पर हो, इस आंदोलन के पक्ष में और सरकार को घेर के खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस एक भी मुद्दा ऐसा बता दे कि इन 3 बिलों में यह चीज एक ऐसी है जो हमारे किसान का अहित कर देगी, उन्हें बिल्कुल सड़क पे ला देगी। ऐसा क्या है? देखिए योगेंद्र जी, जैसे अभी अर्चना जी ने भी इशारा किया, जो मेजर क्राइसिस है वो ट्रस्ट डेफिशिएंट, विश्वास की जो कमी है उसकी है। एक खास किस्म की शैली है इस सरकार में
जिसको काफी लोग पसंद भी करते हैं। जो हमने कर दिया वो कर दिया। चर्चा, संवाद, इसमें कोई विश्वास नहीं है। विपक्ष वैसे ही बोना हुआ बैठा है और मतलब एक तरीके से निरंकुशता से जो स्टाइल है, आपने देखा होगा जून में पहले ऑर्डिनेंस लाए गए इन बिलों के, फिर अगस्त में इनको जिस तरीके से लोकसभा और विशेष तौर पर राज्यसभा में पास करवाया गया, सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अब आप दुनिया भर की सलाह करने को तैयार हो, वार्ताएं चल रही। जोगिंदर जी, कल्पना कीजिए ये सब अगर थोड़ा सा पहले कर दिया होगा, लोगों को विश्वास में लिया होगा, किसानों के संगठनों से बात की जाती, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, किसानों में को रिफॉर्म की आवश्यकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। कृषि उद्योग में काफी रिफॉर्म का स्कोप, लेकिन अगर आप जिसको सौगात दे रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी सौगात बता रहे हो किसानों के लिए, तो वो दोनों हाथ जोड़ के मना कर रहे हैं, हमें ये सौगात नहीं चाहिए। ऐसी सौगात का क्या मतलब है? जी, मैं नहीं है कि एक दूसरा इसका कॉम्पोनेंट ये है कि अडानी जी ने करीब 100 जगह पे अपने अपने भंडारण के विशाल केंद्र बना के ये इनके आने से पहले तैयारी का लेवल देखिए आप। चलिए मैं आ रहा हूँ। उसके बाद बुलडोज किया गया है, सारी समस्या वो है। अरुण जी वापस लौट रहा हूँ, एक बार पंकज जोशी जी के चाहूंगा। पंकज जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। वार्ता का कोई हल नहीं निकल रहा। आपके बीजेपी अगर बात करें, अच्छा बना हुआ है, पार्टी 700 जगह हो चुके हैं, तंत्र है वो काम भी कर। आरएसएस की बात करें तो किसान है, लेकिन ऐसा क्या है कि आप किसानों को समझाया नहीं जाता। का जो डर है अंदर से, किसी भी कानून तो होता है एक डर। आप उस आ रहे हैं, कोई तो ऐसी वजह है सरकार के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे कोई चूक है, या फिर इससे कि किसानों ने सही करके कोई बात है तो उसे अभी तक समझा नहीं पा रही। हाँ बिल्कुल, ये अब ये नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं दो बात आपको बिल्कुल साफ बता दूं। अभी अरुण जी ने जो कहा, उन्होंने कहा भंडारण के, मुझे बताइए सर 2009 में आपकी सरकार थी, 2009 से 13 तक राजस्थान में आपकी सरकार थी। जी जी बोलिए। कौन सी कंपनी थी वो? जिस कंपनी जो है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग के खुद के वेयर हाउस लिए और उसके साथ उनका मेंटेनेंस लिया और आपने किया। क्या कोई कुछ नाम आप बता देंगे? नहीं तो आप यदि कहेंगे तो मैं बता दूंगा। दूसरी बात, जब आपकी सरकार अभी 2018 में आई, 2019 में स्टेट वेयर हाउसिंग के ठेके किसको दे दिए गए भाई? दूसरी बात। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या 2700 करोड़ रुपए आपके जो है वकील साहब जो है 2700 करोड़ रुपए का जो अडानी साहब का जो केस था बिजली का, उसमें आपके जो थे अभिषेक मनु सिंघवी किसकी तरफ से जो है पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? क्या वो राजनीतिक पहले थी या उनका पहला प्रोफेशन पहला था? जनता पहले थी या उनका प्रोफेशन पहले था? तब तो आप जो है कि कौन कर रहा था पैरवी? उनकी तरफ से जो है पैरवी कर रहे थे। और उसके बाद में यहां से जो आप नाम जानते हैं किस सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसके फेवर में दिया? अडानी जी के फेवर में दिया। और उसको आपने एप्लीकेबल करने के लिए क्या कहा? कंपनी के एमडीओ को इमीडिएट एप्लीकेबल करिए। और मैं कहना नहीं चाहता चैनल के ऊपर, आपने कहा इसका भुगतान कर दिया जाए। भुगतान जल्दी कराने के लिए किस मंत्री ने वोट किया? अडानी जी को भुगतान करने के लिए किसने कहा, मुझे बताइए। जब जनता को पैसा देने की बात आती है तो क्या आप उतर जाते हैं? आप आगे जाके चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाते हैं। हम बहुत कम शब्द में सकते हैं, यही नहीं बल्कि यदि मेरी 55 साल हो गई, मेरे हमारे केवल किसी व्यापारी नहीं है, हमारे भाइयों ने। सारी बात ठीक है पंकज जी, सारी बात ठीक है। आपकी तमाम बातों से जो आप तर्क दे रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, अभी तक आपका सिस्टम उस डर को बाहर नहीं निकाल पा रहा। 2 मिनट तो सुन लीजिए सर,
आंदोलन छोड़िए, मैं राजनीति में कहां बोल रहा, मैं राजनीति में रहा, उसके बावजूद भी मैं अपने पिताजी की जमीन का जो है आज तक जो है नामांतरण और जो है उसका जो तकात्मा है वो आज तक नहीं करवा पा रहा हूं। मुझे बताइए साहब ये क्या है? तो यही हमने कहा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स जो है आपने बनाए हुए हैं, इन्हीं रूल्स का परिवर्तन होना था। सरफेसी एक्ट के अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को नहीं कहेंगे। दूसरा, एग्रीमेंट पे एक केवल और केवल फसल का एग्रीमेंट होगा, आपकी जमीन से कोई लेन देना नहीं है, ना तो कोई इसका ऑर्डर पास कर सकता, ना ही कोई इसको जो है आपके लिए इसमें कर सकता। अब जो चीजें हैं, पंकज जी क्या लगता है आपको, किसान अड़े हुए हैं या कोई और एजेंडा है? देखिए, किसान नहीं उड़ा हुआ था। किसान यदि इतना, देखिए किसान यदि इतना समझदार होता, मैं कह रहा हूं कि 12 रुपए किलो का बाजरा, 12 रुपए किलो का बाजरा किसान बेच रहा है और मैं जाकर के शाम को 30 रुपए किलो का बाजरे का आटा लेके आ, तो ये जो है किसान यदि होता ना तो सर ऐसी बात तो मुझे भी 24 रुपए 25 रुपए मिलते। और मैं राजस्थान सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा में भाव देखे, पूरे देश में भाव देखे बाजरे के। मैं कह रहा हूं क्या सरकार जो है 3-3, 4-4 एजेंसी खोल बैठे हुए हो, आप चांदी के जो है उस पर चांदी बांट रहे हो। अरे भाई इतना काम कर लेते, बाजरा को बेच देते और कम से कम इनको पैसा देते, 22 रुपए का दे देते, 18-19 रुपए का दे देते। तो इतना काम तो स्टेट विषय स्टेट गवर्नमेंट का है ना। मुझे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर विषय के ऊपर क्या कोई आप विरोध करेंगे जो है ठीक नहीं। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, पंकज जी वापस लौटूंगा, एक बार वापस अर्चना जी का रुख करना चाहूंगा। अर्चना जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जी रामपाल जी जुड़ गए एक बार। जी जी, चले मैं अर्चना जी आपसे पहले रामपाल जी जाट, जो लगातार इस मुद्दे पर बने भी रहे हैं जन टीवी के साथ में और खुद भी अनशन भी किया, उन्होंने धरने पे बैठे हुए हैं। वहीं पे जिस दिन से आंदोलन चल रहा है तब से वो घर छोड़ करके और बॉर्डर पे टिके हुए हैं। रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। 8 दौर की वार्ता विफल होना क्या संकेत देती है? कुछ रास्ता निकल पाएगा? जी रामपाल जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? योगेंद्र जी जी सही बात है कि 8 दौर की बातचीत आज तक हो चुकी, लेकिन अभी देश के जन जो शीघ्र समाधान चाहते हैं वह भी नहीं हो पा रहा है। और इसका कारण है सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव। सरकार बड़ा दिल नहीं रख रही, बड़ा मन नहीं। उन्होंने अपने अहंकार की पट्टी बांधी हुई है आंखों पर। वो अहंकार की पट्टी आंखों से हटाए तो उनको दिखे किसानों का दर्द। जो आज किसान कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं, डटे हुए हैं, हाथ में रहे, और इतना ही नहीं, बर्फ गिर रही है, बरसात गिर रही है, भीग रहे, सर्दी में भीग रहे, तो भी टस से मस नहीं हो रहे। ये सरकार को भी दिखता नहीं। और जब अहंकार होता है तो अहंकार ये दिखने देता नहीं, इसलिए अभी कोई परिणाम नहीं आ पा रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, आप लगातार इस विषय को लेकर डिबेट पे रहते हो, आपका चैनल सदा सक्रिय रहता है। मेरी ओर से, देश के किसानों की ओर से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि वह संवेदनशील बने, संवेदना जगाए खुद की। मैंने तो बात इसलिए किए थे कि सरकार की संवेदना जगे तो अच्छा रहेगा, सबको सन्मति दे भगवान की भावना से। अभी देखिए 4 तारीख हुई है, 8 को आपकी वार्ता होनी है, तब तक क्या रहेगा? सब बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे? ये सारा आंदोलन योगेंद्र जी चलता रहेगा, आंदोलन थमेगा नहीं। और अच्छी बात यह है आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। जो जो समय बीत रहा है, सरकार सोच रही है आंदोलन ढीला पड़ेगा। सरकार की कल्पनाएं, सरकार का सोच ये निराधार सिद्ध हो रहा है। आंदोलन में लोग जुड़ने वाले लगातार जुड़ रहे हैं। अभी भी रोजाना टेलीफोन है कि हम आ रहे हैं, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम आ रहे हैं। तो ये जो आने का क्रम है वो लगातार बना हुआ है। और ये कम बात है क्या, देश का सांसद भी सड़क पर है, अपने सारे एमएलए के साथ सड़क पर है। ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। इस
इसी ढंग से हम तो चाहेंगे हरियाणा भी एक बार यही दर्शन दे दे, इसी प्रकार का दर्शन दे दे जो चौधरी देवीलाल जी का परिवार था, जो किसान राजनीति पर आधारित था। कम से कम उस परिवार के लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो पूरे देश को खुशी होगी और चौधरी देवीलाल की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, इसलिए वो भी इसमें जुड़े, ये हम चाहेंगे। जी चलिए, ये रामपाल जी जाट हमारे साथ में जुड़े हुए थे शाहजहांपुर बॉर्डर से। इस वक्त जो जयपुर से जब जाते हैं दिल्ली की ओर तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा को जोड़ता है, वहां लगातार बैठे हुए हैं। तो गुजारिश यही है कि सरकार और किसानों जी चलिए अस्पताल में हैं और इस वक्त क्योंकि अनशन पे थे और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया और अभी जन टीवी के साथ वो अस्पताल से ही जुड़े हुए थे। आप जल्दी ठीक हो, आपके स्वस्थ होने की हमारे सब पैनल के साथी और हमारे दर्शक कामना करते हैं। जन टीवी परिवार आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। और तो ये बात जो अभी बताई रामपाल जी ने कि आंदोलन जारी रहेगा और अभी अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों के स्तर पे भी तैयारी है और सरकार से भी किसानों ने गुजारिश की है कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए। तो चले, समय कम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी कोई रास्ता निकले, क्योंकि धरती पुत्र इस वक्त उस विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जहां बॉर्डर पे बैठे हों या फिर सड़क पे जहां पे भी बैठे हुए हैं, इस तरह की ठंड और ओले के बीच में, जैसे अर्चना जी ने भी कहा, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अनुमान लगा करके या थोड़ा सा सोच करके देखिए कि किस परिस्थिति में इस वक्त किसान सड़क पे बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।